So, good morning again, everyone. We are going to start with the first chapter of this term, that is chapter 9, the living organisms and their surroundings. तो सबसे पहले इफ वी लुक इनटू द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर दैट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सिंपल जो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है ऑल द लिविंग बींग्स. सो आप जितनी भी अर्थ पे आइटम्स होंगी उनको आप टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. जो लिविंग थिंग्स है दे आर नोन एज ऑर्गेनिजम्स. और लिविंग बींग्स में क्या क्या आ सकता है. लिविंग बींग्स में आपके पास एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, एक्वाटिक लाइफ है, फिश है, इंसेक्ट्स हैं, ह्यूमंस हैं, इवन स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो देयर जो सर्वाइव करते हैं, जो लिव करते हैं. सो दीज ऑल द थिंग्स आर कम अंडर द लिविंग बींग्स, जो सर्वाइव करने के लिए जो रेस्पिरेशन करेंगे, ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं, दे आर नोन एज लिविंग थिंग्स. एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इसके लिविंग थिंग्स के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं. तो चैप्टर का नाम था जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इस चैप्टर में हमने डील करना है लिविंग बींग्स के साथ एंड देयर सराउंडिंग्स, कि और वो कैसे इन्वायरमेंट में, कैसी सराउंडिंग्स में, कैसा टेम्परेचर है वहाँ का कैसा क्लाइमेट है, वेदर है, कैसी कंडीशन है. तो हमने इस चैप्टर में इस बारे में डिस्कस करना है कि वो कहाँ पे रहते हैं, वो कैसे अपने आप को उस जगह पे रहने के लिए एडजस्ट करते हैं, वो सब हम इस चैप्टर के थ्रू हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले जैसे अब लिविंग बींग्स की बारे में बात हो रही है, तो लिविंग बींग्स के थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं. द लिविंग थिंग्स हैव डेफिनेट शेप्स एंड साइजेस. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो इंसेक्ट है, चाहे वो स्मॉल बैक्टीरिया है, चाहे वो ह्यूमंस हैं, चाहे वो एलिफेंट है, तो सबकी एक प्रॉपर शेप होती है. ठीक है, दे हैव डेफिनेट शेप, उनका साइज भी डेफिनेट होगा. उसके बाद लिविंग थिंग्स, वी कैन से लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड एनर्जी. तो हर एक लिविंग बीइंग को सरवाइव करने के लिए उनको फूड चाहिए, ताकि उनको काम करने के लिए, बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी मिले. एंड लिविंग थिंग्स ऑल्सो रेस्पायर, वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस अक्कर करेंगे ताकि उनको एनर्जी मिल सके. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे रेस्पायर, ऑल्सो दे एक्सक्रीट वेस्ट. ठीक है, अपने जो अनडाइजेस्टेड फूड है या जो वेस्ट प्रोडक्ट है अपनी बॉडी में से रिमूव भी ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू. नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन. जितनी भी लिविंग बींग्स हैं उनका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होगा. दैट मीन्स कि उनका एक प्रॉपर एक टाइम होगा सर्वाइव करने का, उसके बाद दे विल डाई ऑफ. आपको पता है लाइक ह्यूमंस का इट इज 80 to 100 ईयर्स, एलिफेंट हैव 70 to 90 ईयर्स. इवन कुछ ट्रीज होते हैं जो जिनका टाइम पीरियड 100 ईयर से भी ज्यादा होता है, या बैक्टीरियाज होते हैं जो 20 से 30 मिनट तक ही सर्वाइव कर पाते हैं. मीन्स ऑल द लिविंग बींग्स आर मॉर्टल, दे आर नॉट इमॉर्टल. वो कभी ऐसे नहीं कि वो कभी नहीं मरेंगे, सारे लिविंग बींग्स कभी ना कभी तो दे विल डाई ऑफ. तो दीज थिंग्स वर अबाउट द लिविंग बींग्स. उसके बाद जैसे आपके पूरी बुक में आपने दो कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, पहेली एंड बूजो. तो आपके चैप्टर में शुरुआत में लिखा है कि पहेली एंड बूजो वेंट ऑन वेकेशन टू मेनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट. अपनी इंटरेस्ट के बहुत सारी उन्होंने प्लेसेस घूमी है वेकेशंस में. तो वो अपनी जो पुरानी मेमोरीज थी, जहाँ जहाँ पे वो गए थे, वो अपनी मेमोरीज को रिकलेक्ट कर रहे थे. तो सबसे पहले उन्होंने बात की कि वो दोनों घूमने के लिए ऋषिकेश भी गए थे. तो ऋषिकेश में उन्होंने माउंटेन्स भी क्लाइंब किए थे, और वहाँ का जो टेम्परेचर था बहुत कोल्ड था. वहाँ का जो वी कैन से वहाँ का वेदर था वो कोल्ड था. तो उसके बाद उन्होंने याद किया कि वो राजस्थान में भी गए थे जहाँ पे डेजर्ट था, कैमल्स उन्होंने देखे, वहाँ पे बहुत गर्मी थी. उसके बाद दे ऑल्सो वेंट टू पुरी बीच. पुरी एक कोस्टल एरिया है, ठीक है, और उड़ीसा में है पुरी. तो एक कोस्टल एरिया है, वहाँ पे बीचेस होती है, तो वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल ही अलग था ऋषिकेश से, या वीकेंड से राजस्थान से बहुत अलग था. तो इन तीनों प्लेसेस पे वो घूमने गए थे और उन्होंने अपनी मेमोरीज को रिकलेक्ट किया कि उन्होंने वहाँ पे क्या क्या देखा. तो उन्होंने ये रिकैप्चुलेट किया कि जैसे वो ऋषिकेश में गए थे, उन्होंने माउंटेन्स चढ़े थे, तो माउंटेन्स पे, हाई माउंटेन्स पे उन्होंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज देखे थे. फॉर एग्जांपल ओक्स थे, पाइन ट्रीज थे, दियोदर नाम के जो पेड़ हैं वो उन्होंने देखे. उसके बाद एनिमल्स भी डिफरेंट काइंड के थे वहां पे. फॉर एग्जांपल याक्स आर देयर,
इवन जो पोलर गोट्स होती हैं वो भी उन्होंने देखी। फिर उन्होंने राजस्थान को याद किया कि वहां पे उन्होंने कैक्टस देखे, एनिमल्स में दे लर्नड अबाउट कि उन्होंने कैमल्स को देखा था। उसके बाद दे ऑल्सो रिवाइज्ड कि पुरी में, जो पुरी बीच पे उन्होंने कैस्यू कैसू एरिना ट्रीज देखे और कोकोनट ट्रीज भी देखे, और वहाँ के जो एनिमल्स में क्या आएगा, एक्वाटिक लाइफ देखी उन्होंने, क्रैब्स थे बीच पे। तो उन्होंने अपनी सारी मेमोरीज को रिकलेक्ट किया और बाद में उन्होंने ये कंक्लूड किया दोनों ने कि कितने डिफरेंट काइंड की ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पे प्रेजेंट हैं। मतलब देर इज अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। हमारी अर्थ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की ऑर्गेनिजम्स हैं, और एक जगह के ऑर्गेनिजम्स दूसरे जगह पे कुछ मिल भी जाते हैं, और ऐसी भी कुछ जगह है वहां पे मिलते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्रैब्स अब पंजाब में तो देखने को नहीं मिलेंगे, दे विल ओनली बी कैन बी फाउंड इन गोवा, इन मुंबई, जो वहाँ की जो कोस्टल रीजन है वहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारी वाइड वेराइटी है जो हमें देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स, इन्वायरमेंट को हम टू फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरल थिंग्स को बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक मीन्स लिविंग बींग्स एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। सो बायोटिक फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स जिसमें लिविंग बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे, और एबायोटिक फैक्टर्स इन्वायरमेंट के, सराउंडिंग्स के वो पार्ट जो नॉन लिविंग है। अब बायोटिक की बात करें, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स आर देयर, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स आर देयर। तो जितनी भी जो लिविंग बींग्स हैं इन्वायरमेंट में, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोटिक फैक्टर्स। एंड एबायोटिक फैक्टर्स में कौन आता है, जो भी जितनी भी नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल है, ठीक है, उसके बाद एयर है, टेम्परेचर वी कैन से, तो रॉक्स हैं, तो जितनी भी नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स तो अब हमारे आसपास मोबाइल फोन, बुक्स, टेबल, ये सब नॉन लिविंग है, बट दे आर मैन मेड। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द नेचुरल थिंग्स। ठीक है, रॉक्स हैं, सनलाइट है, ये हमें नेचर की तरफ से मिली है। तो नेचर की तरफ से जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है हमारी इन्वायरमेंट में, नेचर में, उसको बोला जाता है abiotic component of the environment. So this was about biotic and abiotic factors. नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है दैट इज अडेप्टेशन। अब आपने ये टर्म आई गेस पहले भी सुनी होगी। अडेप्टेशन मीन्स कि अडेप्ट करना। अडेप्ट मीन्स किसी भी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को, अपनी मेंटल स्टेट को एडजस्ट करना उस प्लेस पे सरवाइव करने के लिए। दैट मीन्स द प्रोसेस विच enables the organisms to adjust to their environment in order to ensure survival। मतलब कि अपने सर्वाइवल को, सरवाइव करने के लिए उस जगह पे बॉडी में मेंटली, इमोशनली, फिजिकली अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के इन्वायरमेंट के थ्रू चेंज लाता है, तो उसको मतलब उसको बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है अडेप्टेशन। और वी कैन से द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स or certain habits which enable a plant or an animal to live in its surrounding is called adaptation। मतलब कुछ खास तरह की ऐसे कुछ फीचर्स अपनी बॉडी में पैदा कर लेने ताकि उसको उस प्लेस में रहने में हेल्प हो, ताकि वो सरवाइव कर पाए। इस तरह के प्रोसेस को बोला जाता है अडेप्टेशन। अब अडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं किसी भी एनिमल को उस प्लेस पे सरवाइव करने के लिए। ठीक है, वी कैन से अगर तो जो एनिमल्स अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर जाएंगे वो तो सरवाइव करेंगे, बट जो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे दे विल अल्टीमेटली डाई ऑफ, वो खत्म हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे पेंगुइन्स की एग्जाम्पल है आपके सामने, ये पेंगुइन बना हुआ है। पेंगुइन की बॉडी पे की जो बहुत थिक फर की लेयर होती है उसकी बॉडी के ऊपर, और उसकी बॉडी के अंदर भी फैट की लेयर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियसली वो पोलर रीजन्स पे पाए जाते हैं। इवन पोलर बियर्स की अगर आप बॉडी देखो, याक्स की बॉडी देखो, जो माउंटेन गोट्स होती हैं उनकी बॉडी देखो, तो फर होती है। तो वो फर उनको इतनी कोल्ड प्लेस में हीट अप रखने में हेल्प करती है।
तो उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस अक्कर हुए होंगे ओवर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, बहुत सारे ईयर्स में उनकी बॉडी में चेंजेस अक्कर हुए। उन्होंने अपनी बॉडी को इतनी ठंड में रहने के लिए अडेप्ट कर लिया, अपनी बॉडी में कुछ ऐसे फीचर्स उन्होंने डेवलप कर लिए, तो उसकी इसलिए वो उस जगह पे सरवाइव कर सकते हैं। अब पोलर बियर को अगर आप राजस्थान के डेजर्ट में छोड़ दो, तो ऑब्वियसली उनकी बॉडी के अंदर अल्टीमेटली इतनी हीट है, और बाहर भी अगर इतनी हीट होगी तो ऑब्वियसली वो इतनी हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे एंड दे विल डाई ऑफ, वो अपनी बॉडी को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कैमल को पोलर रीजन पे जाके छोड़ दो, तो कैमल की बॉडी के ऊपर एज सच इतनी फर नहीं है, उसकी बॉडी के अंदर हीट को इंटैक्ट करने की भी पावर नहीं होती, तो वो इतनी ठंड में ऑब्वियसली वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, अपनी बॉडी को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो दे विल डाई ऑफ एट दैट प्लेसेस। तो जो ऑर्गेनिज्म किसी भी प्लेस पे रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए अपनी बॉडी में जो जो चेंजेस लाते हैं ताकि वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाए, ठीक है, उसको बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है अडेप्टेशन। एंड इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, लैक्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं किसी भी प्लेस पे अपने आप को अडेप्ट करने के लिए। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। अडेप्टेशन में सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल कि एक कैमल ने अपने आप को कैसे अडेप्ट किया होगा ताकि वो ऐसे ड्राई प्लेस पे, डेजर्टेड प्लेस पे रह सके। तो कैमल के अगर आप नोटिस करो तो बॉडी स्ट्रक्चर कैमल की कैसी है, ठीक है, तो बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है ताकि वो डेजर्ट में सरवाइव कर पाए। इसकी लॉन्ग लेग्स होती हैं ताकि वो विच हेल्प देयर बॉडी टू कीप अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। अब सैंड बहुत गर्म होती है, आपको पता है, तो सैंड जब गर्म होती है तो उनकी लॉन्ग लेग्स जो होती हैं वो इस सैंड की हीट से उनकी बॉडी को दूर रखने में हेल्प करती है। सेकेंडली, दे हैव ऑल्सो हम्प प्रेजेंट। हम्प होता है, वो पानी को उस अपनी हम्प में स्टोर करने की एबिलिटी रखते हैं। तो वो पानी को जब स्टोर करेंगे अपनी बॉडी में, तो ऑब्वियसली जो राजस्थान या ऐसे जो डेजर्टेड प्लेस है वहां पे पानी की बहुत किल्लत होती है, वहां पे पानी बहुत कम मिलता है, तो वो अपनी हम्प में पानी को स्टोर, एक बार पानी पी लेंगे और वो स्टोर कर लेंगे, और उनको फॉर मेनी डेज, फॉर एग्जाम्पल 14 या 15 डेज तक उनको पानी की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, तो वो पानी को स्टोर कर लेते हैं और धीरे धीरे उस पानी को यूज करते हैं अपनी बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ऑल्सो दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, वो यूरिनेट भी बहुत कम करते हैं, ठीक है, वो यूरिनेट भी बहुत कम करेंगे ताकि उनमें उनके जो पानी का लेवल है वो इतना ज्यादा ड्राई अप ना हो। इवन जो उनका डंग होगा, जो उनका वेस्ट होगा, एक्सक्रीटा होगा, वो भी ड्राई होता है, उसमें भी वाटर नहीं होता। एंड फाइनली इवन दे डू नॉट स्वेट, उनको पसीना भी नहीं आता, बिकॉज स्वेटिंग होने से जो पानी है वो लॉस हो जाएगा, तो पानी का लॉस है उनकी बॉडी में से बहुत कम होता है। सो यू कैन सी कि कितनी सारी अडेप्टेशंस की है कैमल ने उस ड्राई प्लेस पे सरवाइव करने के लिए। तो जो चलो ये तो बात हमने कर ली डेजर्टेड प्लेस पे। इफ वी टॉक अबाउट सम एक्वाटिक एनिमल, फॉर एग्जांपल फिश की बात करें, तो फिश की अगर आप बॉडी को देखो तो सारी फिशेस जो होती हैं, जितनी भी फिशेस हैं, उनकी शेप कॉमन होती है, इस तरह की शेप होती है, और इस तरह की शेप को बोला जाता है स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप, यू कैन सी, इस तरह की शेप होती है फिश की। उसकी टेल पीछे की तरफ थोड़ी सी नैरो होती है, आगे से थोड़ा सा फ्रंट पार्ट ब्रॉड होगा एज कम्पेयर टू द जो पिछला पार्ट है। तो इस तरह की जो शेप होगी शिप की, वो उनको हेल्प करती है ताकि वो इजिली मूवमेंट कर पाए वाटर में, तो वो वाटर में इजिली मूवमेंट करे, इस वजह से उनकी जो शेप है दैट इज स्ट्रीमलाइन शेप। ऑल्सो फिश की जो स्लिपरी स्केल्स होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत स्लिपरी होती है, उस वजह से वो पानी में बहुत इजी मूवमेंट कर सकते हैं। फिशेस के टेल्स भी होंगी, फिन्स भी होंगी, ताकि वो पानी में उनकी मूवमेंट अच्छे हो सके और वो अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर पाए, तो टेल्स उनकी हेल्प करते हैं डायरेक्शन को चेंज करने में। एंड फाइनली हर एक फिश में आपने देखा होगा गिल्स आर प्रेजेंट, तो गिल्स जो हैं वो अब आसपास की, जैसे अनलाइक द अदर एनिमल्स जो लैंड पे हमें मिलते हैं, तो लैंड पे जो एनिमल्स होते हैं वो तो अपने आसपास से ऑक्सीजन ले सकते हैं एयर में से, बट फिशेज हैं वो एयर में से ऑक्सीजन नहीं ले सकते, उनको ऑक्सीजन जो वाटर में से लेनी पड़ती है।
तो वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको लेने में गिल्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और इस तरह की अडेप्टेशंस आप देख सकते हो कि स्पेशल फीचर्स है उनकी बॉडी में ताकि वो पानी में सर्वाइव कर सकते हैं। सो दीज आर सम एग्जांपल्स जिनमें अडेप्टेशन शो की हुई है कि एक एनिमल ने या एक ऑर्गेनिज्म ने कैसे अपनी बॉडी को अडेप्ट किया अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ताकि वो इजीली उसमें सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट इज ओके, हैबिटेट्स करने से पहले हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एक टर्म के बारे में, दैट इज ऑन पेज नंबर 82। ब्लू बॉक्स इज प्रेजेंट ओवर देयर ऑन द टॉप, and this blue box is about a very special term that is known as acclimatization। acclimatization, तो यहाँ पे एक बोल्ड करके लिखा हुआ, यू कैन अंडरलाइन दिस टर्म एंड दिस इज प्रोनाउंस्ड एज acclimatization। तो acclimatization क्या होता है? adaptation and acclimatization थोड़ा सा रिलेट करती हैं बट दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अडेप्टेशन क्या होती है, किसी भी प्लेस पे सरवाइव करने के लिए बहुत लंबे टाइम के लिए, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो बॉडी में स्पेसिफिक फीचर्स जनरेट होते हैं ताकि वो उस जगह पे सरवाइव कर सके, उस तरह के चेंजेस को, उस प्रोसेस को बोला जाता है अडेप्टेशन। नेक्स्ट इज एक्लाइमेटाइजेशन। एक्लाइमेटाइजेशन भी चेंजेस अक्कर होते हैं बॉडी में, चेंजेस हैं जो ऑर्गेनिज्म में बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया अडेप्टेशन में बहुत लंबे टाइम के लिए ये प्रोसेस अक्कर होता है, और जो ये चेंजेस होते हैं दे आर परमानेंट चेंजेस। जो ठीक है, अडेप्टेशन में एक बार कैमल की जो लॉन्ग लेग्स बन गई अब तो वो लॉन्ग ही रहेंगी जनरेशन बाय जनरेशन, वो लॉन्ग ही रहेंगी और वो शॉर्ट नहीं हो सकती। तो दैट मीन्स जो उनकी चेंजेस हैं वो परमानेंट चेंजेस हैं। बट एक्लाइमेटाइजेशन में जो चेंजेस अक्कर होंगे वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अक्कर होंगे ताकि जो एक ऑर्गेनिज्म है अपने आप को उस एनवायरनमेंट में इजी फील कर सके। ठीक है, जो सराउंडिंग्स हैं उसमें अपने आप को एडजस्ट करने के लिए अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस अक्कर करे तो उस प्रोसेस को बोला जाता है एक्लाइमेटाइजेशन। सबसे पहले फॉर इंस्टेंस जैसे वी ऑल लिव इन प्लेन्स, हम सब पंजाब में रहते हैं, प्लेन एरिया है, एंड सडनली वी गो टू माउंटेन रीजन्स, तो हम जाते भी हैं माउंटेन रीजन्स में, तो हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज एट हायर एल्टीट्यूड्स, हायर माउंटेन्स, वहां पे ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है, ऑक्सीजन कम होती है और हमें उस ऑक्सीजन की जो अमाउंट है उसको हमें ज्यादा की आदत पड़ी होती है, बट वहां पे जाके ऑक्सीजन एकदम से कम हो जाती है तो हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम अक्सर हो सकती है। बट अगर हम माउंटेन में जाने मतलब माउंटेन पे जाके वहां पे 2 डेज 3 डेज के लिए स्टे करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे वहां पे जाके, तो हम धीरे धीरे उस रीजन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे और हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी हमें डे 1 पे हो रही थी। अब डे 3 पे इतनी ज्यादा ब्रीदिंग में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो स्मॉल स्मॉल चेंजेस हैं, लाइक ये स्मॉल चेंज था that take place in the body of a single organism over a short period of time। सिर्फ short period of time के लिए ये change अक्कर होगा। जब मैं वापस पंजाब में वापस आऊंगी तब दोबारा से मेरी बॉडी वैसे ही हो जाएगी जैसे पहली थी। अब दोबारा से अगर मैं माउंटेन रीजन में जाऊंगी मुझे फिर प्रॉब्लम होगी, बट 2 या 3 डेज स्टे करने तक मेरी बॉडी फिर ठीक है एक्लाइमेटाइजेशन अक्कर होगा उसमें, और वो दोबारा से उस टेम्परेचर में रहने के लिए एडजस्ट होनी शुरू हो जाएगी। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्लाइमेटाइजेशन। सो यू कैन अंडरलाइन दिस डेफिनेशन। लास्ट में है स्मॉल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म over short periods to overcome small problems due to changes in the surroundings are called acclimatization। तो acclimatization क्या है? जो सराउंडिंग में चेंज हो रहे हैं तो स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए स्मॉल टाइम के लिए जो स्मॉल चेंजेस अक्कर होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में उस प्रोसेस को बोला जाता है एक्लाइमेटाइजेशन। सो जो एक्लाइमेटाइजेशन के चेंजेस हैं वो अडेप्टेशन से के चेंजेस से डिफरेंट होते हैं बिकॉज दे आर टेम्पररी, और
दीज आर टेम्पररी, बट जो वी कैन से अडेप्टेशन के जो चेंजेस होते हैं दे आर परमानेंट. एंड एक्लाइमेटाइजेशन बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अक्कर होता है, बट जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लेता है अक्कर होने के लिए, बट जो अडेप्टेशन होती है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेती हैं अक्कर होने के लिए. सो दिस टर्म इज नोन एज एक्लाइमेटाइजेशन. लास्ट फॉर टुडे पार्ट्स इज हैबिटेट. अब हैबिटेट क्या होता है? तो इफ एनी बॉडी इज लिविंग इन अ स्पेसिफिक प्लेस, तो उसको बोला जाता है कि वो उसका हैबिटेट है, वो उसका होम है. अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिजम्स लिव इन नेचर इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. अब हैबिटेट क्या है? उस जगह को बोला जाता है वहां पे जो एनिमल, जहां पे एनिमल जो मोस्टली रहता है. फॉर एग्जाम्पल कैमल्स हैं, कैमल्स का हैबिटेट क्या होगा? डेजर्ट प्लेस. फिश का हैबिटेट क्या होगा? वाटर. तो जिस प्लेस पे कोई भी एनिमल सरवाइव करता है, लिव करता है, उसको बोला जाता है हैबिटेट. एंड हैबिटेट इज मीन्स आर ड्वेलिंग प्लेस. ड्वेलिंग मीन्स होम. तो किसी भी एनिमल का जो भी होम होगा उसको हैबिटेट बोला जाता है. तो ब्रॉडली हैबिटेट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर वन इज टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड नंबर टू एक्वाटिक हैबिटेट्स. सो टेरिस्ट्रियल नाम से क्लियर हो रहा है. तो टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स आर दोज प्लेसेस जो लैंड के ऊपर जो एनिमल जो सरवाइव करते हैं. अब लैंड किसी तरह की भी हो सकती है, माउंटेन रीजन भी हो सकता है, डेजर्ट प्लेस भी हो सकता है, ग्रास लैंड्स हो सकती हैं, फॉरेस्ट हो सकते हैं. तो जितनी भी प्लेसेस जो लैंड के ऊपर है उसको बोला जाता है टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स. इसका ऑपोजिट, अब जितनी भी प्लेसेस जहाँ पे जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो ग्राउंड पे ना रह के, वो लैंड पे ना रह के, वो पानी में रहे, ठीक है, वो पोन्ड्स में, रिवर्स में, ओशंस में अगर रहते हैं तो इसको बोला जाता है एक्वाटिक हैबिटेट. उस तरह की हैबिटेट को बोला जाएगा एक्वाटिक हैबिटेट्स. सो देयर आर टू टाइप ऑफ हैबिटेट्स. नंबर वन टेरिस्ट्रियल हैबिटेट, द लैंड हैबिटेट, एंड द वाटर हैबिटेट और एक्वाटिक हैबिटेट. अब इसको हम लैंड हैबिटेट को भी, टेरिस्ट्रियल को भी हम फर्दर डिवाइड करेंगे. फिर हम एक्वाटिक हैबिटेट्स को भी फर्दर डिवाइड करेंगे. दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन. So I hope this is clear. If you have any doubt, you may raise your hands and ask your doubts.